आज की कहानी है पिछलपेरी भाग 1। आधी रात का वक्त था। तेज हवा के साथ चारों ओर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। रात के काले साए के सन्नाटे में उस जंगल के देवदार पेड़ किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। आधी रात के बाद उस जंगल का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता था। मगर उसी जंगल में एक व्यक्ति मोटी शॉल पहने अपने हाथ में राइफल लिए बेतहाशा भागा चला जा रहा था। भागते हुए वो अपनी राइफल से 2-4 हवाई फायर भी करता जा रहा था। राइफल की गोली की आवाज़ जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई हवा में गुम हो जा रही थी। चारों ओर जंगली भेड़िए के रोने की आवाज़ें उस जंगल के माहौल को बड़ा ही डरावना बना दे रही थी। उन आवाज़ों से बेखबर वो व्यक्ति बस दौड़े चला जा रहा था। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद अचानक उस व्यक्ति के कदम रुक गए। उसने बड़ी फुर्ती से पीछे की ओर पलट कर देखा और आसपास का माहौल भांपने की कोशिश की, मगर उसे भयानक पेड़ों और बर्फ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हाड़ कपा देने वाली ठंड में उसके शरीर में पसीने की धाराएं बह रही थी। पसीना पहुंचते हुए उस व्यक्ति ने एक लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश की ही थी कि तभी उसकी निगाह अपने से कुछ दूरी पर एक बेहद पुराने लंबे और घने पेड़ पर चली गई। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत और खौफ से फटी की फटी रह गई। अचानक उसे अपने शरीर का खून जमता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके ठीक सामने उस घने पेड़ के पास कोई खड़ा था, जिसकी लंबाई उस घने और लंबे पेड़ के बराबर ही थी। उसकी भयानक आंखें बड़े ही अजीब अंदाज में चमक रही थी। उन आंखों का रंग बिल्कुल खून जैसा लाल था। उस भयानक बला को देखकर उस व्यक्ति का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसे अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत वहां से उल्टे पैर भाग जाना चाहा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। उसे अपना शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस हुआ। ये देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से घबरा गया और कपकपाता हुआ उन आंखों की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री का अजीब सा भारी गुर्राहट भरा स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर उसका रोम रोम डर से सिर उठा। कुछ ही पलों में उस व्यक्ति का शरीर बहुत तेजी के साथ हवा में उड़ गया। उसके दिल दहला देने वाली चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। अचानक से उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मानो उसे पूरी ताकत से किसी ने ऊपर से नीचे पटका हो। वो व्यक्ति मर चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कि उसके शरीर से खून का एक एक कतरा किसी ने निचोड़ लिया हो। उससे थोड़ी दूर पर जंगल में 2 व्यक्ति, राकेश और राजन, हाथों में मशीन गन लिए दौड़े जा रहे थे। वो दोनों फौजी थे। उस व्यक्ति की चीख की गूंज उन दोनों के कानों में भी पूरी तरह से टकरा गई थी, जिसे सुनकर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन दोनों ने चीख की दिशा की ओर फुर्ती से दौड़ लगा दी। कुछ ही मिनट में वो दोनों उस व्यक्ति की लाश के सामने खड़े हुए थे। उस व्यक्ति की लाश देखकर राजन और राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की लाश ऐसी हो गई थी जैसे उसे मरे हुए वर्षों बीत गए। राजन डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में राकेश से बोला, यह आतंकवादी बिल्कुल बेवकूफ था। हम इसे बचाना चाह रहे थे, मगर ये तो खुद मौत के मुंह में चला आया। हाँ राजन, शायद ये समझ नहीं पाया कि यह भागकर अपनी मौत की तरफ दौड़ रहा था। जो भी हो, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। हम दोनों भी सुरक्षित नहीं हैं। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में किसी स्त्री की बेहद भयानक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। उस स्त्री की गुर्राहट से पूरा जंगल सिहर उठा। राजन चीखते हुए राकेश की ओर देखकर बोला, हमें यहां नहीं आना चाहिए था राकेश। अपनी जान बचाकर भागो यहां से, ये उसी की आवाज है। वो दोनों वहां से भागने ही वाले थे, मगर उन दोनों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ ही देर में उन दोनों की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा। कुछ ही पलों में उन दोनों की लाश भी उसी आतंकवादी के पास पड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे बिल्कुल उसी आतंकवादी की तरह हो गए थे, मानो उनके शरीर से किसी ने खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। अब पूरे जंगल में सिर्फ तेज हवाओं और सन्नाटे का राज कायम था।
इस घटना के 2 दिन बाद दिल्ली। अर्जुन बहुत खुशी खुशी शाम के वक्त अपने घर में आया। घर आते ही सबसे पहले वो किचन में चला गया, जहां उसकी पत्नी डिनर बना रही थी। उसकी 10 साल की बेटी विनी अपने दादा दादी के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। आते ही अर्जुन ने अपनी पत्नी निधि को पीछे से पकड़ लिया। अर्जुन की इस हरकत पर निधि बुरी तरह से घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो? अंदर माँ और पिताजी विनी के साथ टीवी देख रहे हैं। माँ अभी अभी किचन से गई है और पिताजी खाने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? छोड़ो मुझे। निधि की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे क्या होगा यार, पिताजी को भी अपनी जवानी के रोमांटिक दिन याद आ जाएंगे और क्या होगा। कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? या वो भी बेचकर खा लिए? हमारी विनी 10 साल की हो गई अब, लेकिन तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई कि क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अब जल्दी से बताओ, आज इतने खुश क्यों, बताओ। अरे निधि, बात ही कुछ ऐसी है। तुम जानती हो, मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई है और मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई है। तुम हमेशा से कश्मीर देखना चाहती थी ना, और तो और सरकार ने मुझे जंगल के बीच ही एक खूबसूरत बना हुआ बंगला भी रहने को दिया। अर्जुन की बात सुनकर उसकी पत्नी निधि खुशी से चहक उठी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने उसे जो कुछ बताया था वो सच बताया था। निधि भागी भागी खुशी से अपने सास ससुर के पास चली गई और उसने एक ही सांस में अर्जुन के द्वारा बताई हुई खुशखबरी सबको बता दी। अर्जुन की नौकरी की बात सुनकर उसके माँ और पिताजी बेहद खुश हो गए। वैसे तो पेशे से अर्जुन एक बिजनेसमैन था, मगर वो हमेशा से एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी करना चाहता था और उसके लिए वो कई सालों से लगातार कोशिश में भी लगा हुआ था। और आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। अर्जुन ने अपने परिवार वालों को बता दिया कि उन सबको कल ही यहां से निकलना होगा, मगर अर्जुन के माता पिता नहीं जाना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका ये मकान खाली हो जाएगा। वो अपने इस घर में ताला नहीं लगाना चाहते थे, मगर अर्जुन अपने माता पिता को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन का साला निशांत, जो कि पेशे से अर्जुन का बिजनेस पार्टनर था, अर्जुन ने फोन करके उसे भी अपने साथ कश्मीर ले जाने के लिए मना लिया। अर्जुन सोच रहा था कि कश्मीर उसके लिए नई नई जगह है, इसलिए उसके साथ उसके हमउम्र व्यक्ति का भी साथ होना बहुत जरूरी है और उसके लिए निशांत से बेहतर और कोई नहीं होगा। अगले दिन अर्जुन निशांत के साथ अपने परिवार को लेकर कश्मीर की ओर रवाना हो गया। अर्जुन की फैमिली बहुत खुश थी। फ्लाइट शाम की थी। 3 घंटे के अंदर फ्लाइट ने उन्हें कश्मीर में छोड़ दिया। एयरपोर्ट के बाहर सरकारी गाड़ी उन सबको लेने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन और उसका परिवार कार में बैठ गए। सरकारी गाड़ी ने अपना रुख जंगल की ओर कर लिया। करीब 5 घंटे बाद रात के 2 बजे अर्जुन एक आलीशान पैलेस के सामने खड़ा हुआ था। चारों ओर घना जंगल और घना कोहरा फैला हुआ था। उस घने जंगल में इतने आलीशान पैलेस को देखकर अर्जुन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो जीप के ड्राइवर की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही आलीशान पैलेस है और काफी पुराना बना हुआ मालूम पड़ता है। आपने सही पहचाना साहब। कहते हैं इस पैलेस को बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। वो जंगलों में ही रहना पसंद करता था। आज़ादी के बाद फिर इस पर भारतीय सरकार का कब्जा हो गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर का गेस्ट हाउस बना हुआ है। आइए, मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। ड्राइवर ने यह बात बोली थी कि जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गई। उन आवाजों को सुनकर पता नहीं क्यों निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, ये आवाजें कैसी हैं अर्जुन? अरे भाई, चारों ओर घना जंगल है। जंगल में सब जंगली जानवर एक साथ रोते हैं तो उनकी आवाजें ऐसी ही मालूम पड़ती हैं। टेंशन मत लो तुम। मगर अर्जुन ने देखा कि उन आवाजों को सुनकर ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अर्जुन ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ भाई, इतनी ठंड में तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? मगर ड्राइवर ने अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखकर कहा, साहब आप लोग अंदर आइए। वो क्या है ना कि रात के समय कभी कभी जंगली जानवर इस पैलेस के आसपास भी आ जाते हैं। चलिए चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर वो बड़ी फुर्ती से उस पैलेस के अंदर घुस गया। अर्जुन और उसका परिवार उस ड्राइवर के पीछे पीछे धीरे धीरे कदमों से उस पैलेस के अंदर चला गया।